उसके बाद यही कहेंगे कि मुझे नहीं आया। चलो, तो हम यूनिट नंबर 5 में हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मेमोरी और दूसरा डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की। सभी को पता है कि मेमोरी क्या है। जल्दी से कोई बताएगा मुझे रैम और रोम का क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? ये चीजें सबको पता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई बिलीव 4th 5th क्लास से कंप्यूटर जब शुरू होता है तो तुम लोगों का मेमोरी का टॉपिक सबसे पहले शुरू होता है। तो रोम हमारी क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जिसका कंटेंट ऑल्टर नहीं कर सकते हैं बेसिक रोम का। फिर उसमें जो एडवांस लेवल रोम होती है वहां पे हम कंटेंट ऑफ ऑल्टर कर सकते हैं। टाइप ऑफ रोम हमारे बेसिकली कितने 3 टाइप के होते हैं। पी रोम मतलब फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रोम। Once programmed, its content cannot be altered. EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामिंग, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो प्रोग्राम करके हम उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, फिर से उसको रीफिल कर सकते हैं या उसमें फिर से डेटा सेव कर सकते हैं। EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। अ टाइप ऑफ EPROM जिसमें हम कंटेंट को इरेज करते हैं इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मुझे बहुत ज्यादा कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है, इसमें सबने रोम पढ़ रखी है। ठीक, अब हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? प्राइमरी में हम स्टार्ट करने के लिए होता है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी हमारी हायर स्पीड की होती है, जो कि प्रोसेसर के जस्ट बाद में लगी होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है? लार्ज साइज की और स्लोअर स्पीड की मेमोरी होती है। ठीक है, जहाँ पे हम कंटेंट को परमानेंटली स्टोर करते हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होती है। और प्रोसेसर के साथ जो नेक्स्ट में अटैच होके मेमोरी काम करती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी एक्सपेंसिव होता है ना? हाँ, प्राइमरी एक्सपेंसिव होता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए उसका साइज छोटा होता है और वो एक्सपेंसिव, हायर कॉस्ट की होती है। जितना मेमोरी का स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जितना बड़े साइज का मेमोरी होगा उसका हमेशा स्पीड कम होगा। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी हमेशा लार्जर साइज की होती है और स्पीड कम होती है, जहाँ पे हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं। जब कंप्यूटर को कोई डेटा चाहिए तो वो सेकेंडरी मेमोरी की जगह प्राइमरी मेमोरी से लेता है। क्यों? कंप्यूटर या प्रोसेसर मेरा हायर स्पीड का है, लेकिन मेमोरी मेरा स्लोअर स्पीड का अगर हो गया तो ओवरऑल ऑपरेशन तो स्लोअर हो जाएगा। उसने डेटा मांगा, मेमोरी जब तक नहीं देगी वो तो वेट करता रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेसर हमेशा इंटरफेस करता है हायर स्पीड प्राइमरी मेमोरी के साथ। हायर स्पीड है तो उसका साइज हमेशा कम होता है, तो हम हमेशा उसमें वो डेटा रखते हैं जो कि प्रोसेसर को इमीडिएटली चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी में हमेशा रैंडम एक्सेस नेचर की होती है, वहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो जो प्रोसेसर को करंट डेटा चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब उस डेटा पे काम खत्म हो जाता है तो उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज के परमानेंटली स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में 3 बेसिक डिफरेंस हुए। पहला, प्राइमरी हायर स्पीड की होती है, सेकेंडरी लोअर स्पीड की होती है। दूसरा, प्राइमरी हमारी स्मॉलर साइज की होती है, सेकेंडरी मेमोरी लार्जर साइज की होती है। तीसरा, प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए होती है। ठीक है, और सीपीयू जो है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है, कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। बस उसका मेन रीजन यही है कि अगर सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करेगा तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत कम हो जाएगी
जो कि हमारा डिजायरेबल टास्क नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे तो इनके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो बहुत अच्छे से। मेमोरी पढ़ रखी है सभी ने? अच्छा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? मैम उड़ जाता है वोलेटाइल। क्या वोलेटाइल वाला उड़ जाता है। उड़ मतलब? इंजीनियरिंग के टर्म में बात मैम करो। मैम इवापोरेट हो जब जाता है हमारा मैम। पावर स्विच ऑफ होगा मैम करप्ट हो जाता है। और डाटा गायब हो जाता कंटेंट पावर के, जब हमने डिवाइस ऑफ कर दिया और वापस से ऑन किया तो कंटेंट अगर लॉस्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वोलेटाइल। अगर कंटेंट रहता है, रिमेन्स इंटैक्ट, चाहे पावर ऑन हो या ऑफ हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल। तो रोम हमारी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ करने पे भी कंटेंट लॉस नहीं होता, जबकि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब पावर ऑफ करेंगे तो कंटेंट हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो जब हम टेम्पररी स्टोरेज की बात करते हैं, जिसको हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, तो पावर ऑफ होने पे कंटेंट लॉस हो जाता है, लॉस्ट, यानी कि उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है, बल्क डेटा स्टोरेज के लिए, जबकि प्राइमरी मेमोरी हमारी रैंडमली एक्सेस करती है हायर स्पीड के डेटा को। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पावर के साथ अगर इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो वो वोलेटाइल कहलाता है, अगर रिमेन्स इंटैक्ट रहती है तो वो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बताया मैंने बिना पढ़े? बताओ। अभी मैंने डिफरेंस बताए थे, जल्दी जल्दी बोलो। प्राइमरी, मैम प्राइमरी स्पीड ज्यादा होती है, कॉस्ट रैंडम ज्यादा एक्सेस होती होती है है। हाँ प्राइमरी और रैंडम एक्सेस होती है, सेकेंडरी सेकेंडरी रीड ऑनली होती है। रीड ओनली या परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए होती है। प्राइमरी हायर स्पीड की होती है, सेकेंडरी लोअर स्पीड की होती है। प्राइमरी स्मॉलर साइज की होती प्राइमरी है, सेकेंडरी लार्जर साइज की होती है। लार्जर साइज की। लार्जेस्ट, प्राइमरी कैश कॉस्ट वोलेटाइल मेमोरी होती है, अगर कहें तो सेकेंडरी इट इज लोअर अ होती है। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जबकि अगर तुम अपने पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की बात करते हो तो इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम इसके टर्म में बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेस होती है बाय प्रोसेसर, जबकि सेकेंडरी मेमोरी, अपना माइक ऑफ रखो अंकित। प्राइमरी मेमोरी हमारी डायरेक्टली एक्सेस होती है बाय सीपीयू, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कभी भी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन या डेटा करंटली एग्जीक्यूट करना है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब उस डेटा पे काम हो जाता है और उसको परमानेंटली सेव करना होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमेशा वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब पावर लॉस होगा तो डेटा हमारा खत्म हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा हमारी नॉन वोलेटाइल नेचर की रहती है, यानी कि हमेशा डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर रहेगा। जब भी हम हायर स्पीड मेमोरी बनाते हैं, अब यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम हायर स्पीड की बात करते हैं तो हमेशा सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है, यानी चिप बेस्ड। और जब हम स्लोअर स्पीड मेमोरी यानी कि लार्ज साइज मेमोरी की बात करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक या ऑप्टिकल डिस्क के फॉर्म में होती हैं, जैसे हमारा सीडी हो गया या मैग्नेटिक टेप हो गए या हार्ड डिस्क हो गया। स्पीड के टर्म में बात करें तो प्राइमरी हमारी फास्टर होती है, सेकेंडरी स्लोअर होती है। ये वाली लाइन तुमको अभी मैं बताती हूँ, डेटा बस और एड्रेस बस का मतलब क्या है। प्राइमरी मेमोरी को हम हमेशा डेटा बस और एड्रेस बस के थ्रू एक्सेस करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये डेटा बस और एड्रेस बस अभी मैं तुम्हें बताऊंगी थोड़ी देर में आर्किटेक्चर के समय की मतलब क्या है इसका। साइज के टर्म में बात करें तो प्राइमरी हमारी छोटे साइज की होती है, सेकेंडरी हमारी लार्जर साइज की होती है। प्राइमरी हायर कॉस्ट की होती है, सेकेंडरी लोअर कॉस्ट की होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है, जो कंप्यूटर के जस्ट साथ में लगी होती है, प्रोसेसर के जस्ट साथ में। और सेकेंडरी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो हम बाहर से लगाते हैं।
अब हम प्राइमरी मेमोरी की बात जब हम करते हैं तो फर्दर ये दो टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम हमारे फर्दर दो टाइप के, एस रैम फुल फॉर्म बताना। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनामिक रैम। रैम में हम रीड और राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। रोम की बात करते हैं तो ये रीड ओनली मेमोरी है, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रोम फर्दर हमारी तीन टाइप की होती है, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, पहले वाले टाइप में आ जाते हैं रैम। ये हमारी रीड राइटेबल मेमोरी होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी भी इसी को कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी भी इसी को कहते हैं, यानी कि सीपीयू डायरेक्टली रैम को एक्सेस करता है। वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि पावर के साथ डेटा खत्म हो जाता है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्दर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की रैम होती है। आगे देखते हैं क्या है। रोम अभी जो मैंने बताया तुम्हें, सेकेंडरी मेमोरी सारा का सारा हमारा रोम टाइप का होता है, जो हमें परमानेंटली डेटा सेव करना है, इसेंशियल सॉफ्टवेयर सेव करने हैं, बूट के लिए जो सॉफ्टवेयर सेव करना है, वो सारे हमारे किस में होते हैं, रोम में होते हैं। पावर के साथ ये लॉस्ट नहीं होते, मतलब हमारे पास डेटा हमेशा इंटैक्ट रहता है। फर्दर हमारे ये तीन टाइप के होते हैं, और अगर हम बेसिक रोम मिला ले तो चार टाइप के होते हैं, रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। रैम और रोम का डिफरेंस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर हमें टेम्पररी डेटा रखना है तो हम रैम में रखेंगे, परमानेंट डेटा रखना है तो रोम में रखेंगे। रैम हमेशा स्मॉलर साइज की होती है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और रोम लार्जर साइज की होती है और इसकी स्पीड कम होती है। रैम का पावर के साथ डेटा लॉस हो जाता है, जबकि रोम में नहीं होता। रैम हमारी ज्यादातर एज अ मेन मेमोरी यूज होती है और रोम हमारी ज्यादातर एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है। ठीक है, पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रोम है, बट प्रोग्राम्ड वंस। ईपी रोम को इरेज और प्रोग्राम दोनों कर सकते हैं, और उस डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। अच्छा, पी रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल में क्या अंतर है कि पी रोम प्रोग्रामेबल ओनली वंस प्रोग्राम, जबकि इरेजेबल प्रोग्रामेबल को हम एक बार प्रोग्राम कर दिया फिर इरेज करके हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पी रोम हमारी इनएक्सपेंसिव होती है, जबकि ईपी रोम हमारी कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव होती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पी रोम की प्लास्टिक कवरिंग होती है, जबकि ईपी रोम को हमें इरेज और प्रोग्राम करना है तो हम उसको क्वार्ट्ज विंडो, ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो में पैक करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी पी रोम की हाई होती है एज कम्पेयर टू ईपी रोम। ये सब थ्योरी है, तो मेरे ख्याल से जल्दी तो नहीं हो रहा होगा, सबको पढ़ रखा है तुम लोगों ने। जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आए वहां पे बता देना, मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। हम आगे डिजाइनिंग में आते हैं अब। तो सबसे पहले अब हमारा जो काम है वो है रैम और रोम को डिजाइन कैसे करते हैं। पहला हम आ जाते हैं रैम में। रैम का मतलब हम इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से हुए, रीड और राइट। ठीक है, अब एक तरीके से समझो, मुझे डेटा सेव करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी कॉपी में डेटा सेव करते हो या कुछ लिखते हो। ठीक है, तो कॉपी में तुम कितना कंटेंट लिख सकते हो ये कैसे पता चलेगा। पहला, एक पेज का साइज कितना है। अगर एक पेज में 10 लाइन है तो एक पेज में 10 ही लाइन लिख पाओगे। और अगर उस कॉपी में 20 पेजेस हैं तो नंबर ऑफ पेजेस हो गए 20 मल्टीप्लाइड बाई एक पेज में कितनी लाइन है तुम्हारी, 10। तो तुम कितने लाइंस लिख सकते हो पूरी कॉपी में, 20 इंटू 10 यानी कि 200। ठीक है,
तो वही नंबर ऑफ पेजेस और एक पेज का साइज वो कहलाता है एड्रेस बस और डेटा बस। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लोकेशंस, जो तुम्हारी कॉपी के लिए क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस है, वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, एड्रेस बस से। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोकेशंस है वो कैसे पता चलेगा, एड्रेस बस से। और नंबर ऑफ बिट्स इन ईच लोकेशन, मतलब तुम्हारे हर पेज का में कितनी लाइन लिख सकते थे, ऐसे ही हर लोकेशन पे कितनी बिट्स लिख सकती है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं यूजिंग डेटा बस। तो किसी भी मेमोरी का साइज बताने के लिए हमारे पास दो स्पेसिफिकेशन होती है, एड्रेस बस और डेटा बस। एड्रेस बस क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ लोकेशंस है, डेटा बस क्या बताता है एक लोकेशन पे कितना बिट का डेटा है। ठीक है, तो अगर मेरी एड्रेस बस हम मान लेते हैं कैपिटल एन और डेटा बस मान लेते हैं कैपिटल एम, तो हमेशा हम मेमोरी का साइज कैसे लिखते हैं, अगर एड्रेस बस n है तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस होंगे 2 टू द पावर n। अगर मेरी एड्रेस बस n है, दो बस है तो कितनी लोकेशन होगी, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तीन एड्रेस बस है तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। चार एड्रेस बस है तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। तो अगर मेरी एड्रेस बस n है तो नंबर ऑफ लोकेशंस हम कैसे बताएंगे, 2 टू द पावर n, और हर लोकेशन पे कितने बिट का डेटा हो गया, कैपिटल M। तो मेरा मेमोरी का साइज कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू m। तो हमारे पास डेटा बस और एड्रेस बस दो चीजें होती है किसी भी मेमोरी को क्लासिफाई करने के लिए। डेटा बस बताती है कि एक लोकेशन पे कितना नंबर ऑफ बिट्स हमने स्टोर किया हुआ है। मेमोरी का सबसे छोटा, डेटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट। तो एक लोकेशन पे हमने कितना बिट स्टोर किया हुआ है वो बताएगा हमें डेटा बस, जिसको हमने यहाँ कैपिटल M से लिख दिया। और कितने नंबर ऑफ लोकेशन है ये बताएगा एड्रेस बस, जो भी एड्रेस बस है 2 टू द पावर n नंबर ऑफ लोकेशन होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड मेमोरी की बात करते हैं, तुम सभी अगर मार्केट में मेमोरी लेने जाते हो तो क्या कहते हो, मुझे 1 MB की मेमोरी चाहिए या 1 GB की मेमोरी चाहिए या 1 TB की मेमोरी चाहिए, ऐसे कहते हो ना। तुम्हारे पास हार्ड डिस्क होगी 1 2 4 TB की। बी मतलब कैपिटल बी का मतलब बाइट। तो स्टैंडर्ड मेमोरी में हमेशा एक लोकेशन पे 8 बिट होता है, यानी कि 1 बाइट होता है। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। स्टैंडर्ड मेमोरी में मेमोरी का साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ाते हैं, ना कि डेटा एट ईच लोकेशन। ठीक है, तो एक लोकेशन पे हमेशा 8 बिट होता है। अब 1 MB का मतलब क्या हो गया, 1 MB की मेमोरी का मतलब क्या हुआ, 1 M लोकेशंस यार जब भी मैं पढ़ाती हूँ तब क्यों लाइट चली जाती है।